जो टेस्ट पेपर आप लोगों को मिला था, देखते हैं कि उसमें मैंने क्या पूछा था आप लोगों से और इसको कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज़, मैंने आपसे 35 क्वेश्चन पूछे थे और ये 35 के 35 क्वेश्चन एसएससी जेई के हैं। अगर आप बुक उठा करके देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर रखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं? एसएससी जेई मैकेनिकल का पेपर से पूछा गया है। पिछले 10 साल के ये पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक ना। तो अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि आप ओरिजिनल एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है देने का, ताकि आपको मैंने जो पढ़ाया है आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। और ये प्रिपरेटरी फेज में भी है, जब आप सीखेंगे कि कैसे हमें अटैम्प्ट लेना है और कैसे नहीं लेना है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को हम लोग सीख पाएंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, द प्रॉपर्टी इंथैल्पी इज डिफाइन एज। पहला क्वेश्चन है कि इंथैल्पी जो प्रॉपर्टी है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। कैसे भाई? हम लोगों ने क्या सीखा अपनी क्लास के बेसिस पे कि इंथैल्पी क्या होती है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी। यही तो हम लोगों ने सीखा है। इंथैल्पी को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब जरा अगर इस ऑप्शंस को खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी को डिफाइन कैसे कर रहा है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। और सम किसके साथ है? इंटरनल एनर्जी के साथ। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर इज सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि एज पर थर्मोडायनेमिक्स इनमें से कौन सही है, ठीक ना। पहला स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। आपको मैंने क्या सिखाया है भाई? वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क, दीज आर द टू क्वांटिटीज विच आर पाथ फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने सीखा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है वर्क इज पाथ फंक्शन, बिल्कुल सही, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरा है वर्क इज द एरिया ऑफ द कर्व इन अ पीवी डायग्राम। ये भी मैंने सिखाया है कि पीवी डायग्राम का एरिया हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। चौथा ऑप्शन है वर्क एंड हीट एनर्जी आर इंटरचेंजेबल कंप्लीटली। ये गलत है। याद कीजिए, यही कमी थी फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ ने कहा था कि ये इंटरचेंजेबल है, इसीलिए किसको आना पड़ा? सेकेंड लॉ को आना पड़ा था। बात समझ में आ रही है? तो कितने ऑप्शन सही हैं? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस। आप मीटर क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम दिया है। क्यूब का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 1 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 5 बार प्रेशर इज कंप्रेस्ड। 1 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है कितना? 1 मीटर क्यूब। P1 दिया हुआ है कितना? 5 बार। और इस गैस को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक ना। और दबाते समय किसका ध्यान रखा गया है? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक ना। और तब तक दबा रहे हैं जब तक कि वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 0.5 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है द फाइनल प्रेशर, ये निकालना है। अब देखिए, T कांस्टेंट का मतलब कौन सा लॉ भाई? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? T कांस्टेंट दैट इज PV इज इक्वल टू C। बॉयल्स लॉ यही है, PV इज इक्वल टू, अगर PV इज इक्वल टू C है तो आप लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू, दैट्स ऑल। P1 V1 आपको मालूम है, P1 है आपका 5 इंटू 1। P1 हो गया 5 बार, V1 हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू P2। P2 तो निकालना है आपको, P2 इंटू V2 हो गया 1/0.5 का मतलब 1/2। सो यहां से आपका P2 कितना आ गया? 10 बार। दैट्स ऑल।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं बहुत छोटे, अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इनको आराम से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पूछ रहा है एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्युपाइज, हिंदी में पढ़ें, बहुत अधिक दबाव पर वास्तविक गैस की तुलना में आदर्श गैस कितना स्थान घेरती है। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसका तरीका मैंने आपको बताया है और कई बार सिखलाया है। आइडियल गैस कौन है? जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है? अब मान लो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, तो उस गैस को रखने के लिए कितना आयतन चाहिए होगा? इनफाइनाइट। जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है? अब आपको उस गैस को स्टोर करना है तो कितनी जगह चाहिए भाई? कितनी चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए ना। अब आगे समझें, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस, आइडियल गैस की तुलना किससे हो रही है? रियल गैस। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है। क्या होती है? फाइनाइट होती है। 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 2 किलोमीटर, बट जो भी दूरी क्या रहेगी? फाइनाइट रहेगी। फाइनाइट का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, इनफाइनाइट का मतलब कोई वैल्यू है नहीं। अब कह रहा है कि रियल गैस को बहुत हाई प्रेशर पे रखें, तो रियल गैस को तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। आइडियल गैस को कर सकते हैं क्या? अब मान लो आपने एक रियल गैस लिया, उसको बहुत हाई प्रेशर पे ले गए, तो रियल गैस तो कंप्रेस होकर छोटा हो जाएगा, बट क्या आइडियल गैस को कंप्रेस कर पाएंगे उस हाई प्रेशर पे भी? कितना भी करेंगे तो इनफाइनाइट में से कितना भी माइनस कर दें, रहेगा क्या वो? इनफाइनाइट। तो रियल गैस को कंप्रेस करके आपने एक छोटे सिलेंडर में बंद कर दिया, और आइडियल गैस अभी भी कितना है? इनफाइनाइट। तो किसकी, रियल गैस की तुलना में आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आइडियल गैस को आप कितना भी दबा लें भाई, पहले से उसका वॉल्यूम इनफाइनाइट था, आपने 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर दबा दिया, तो इनफाइनाइट में से 10 मीटर माइनस कर दो, अभी भी क्या रहेगा? वो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। बट रियल गैस को दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत अधिक दाब का मतलब है आप उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, तो रियल गैस का तो आयतन कम हो जाएगा, ठीक ना, बट आइडियल गैस का कम नहीं होगा। तो हमेशा रियल गैस के कंपैरिजन में आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, चाहे तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर विल बी ए, मोर वॉल्यूम। और ये चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया इसके बारे में कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर है, और इसीलिए एक जानबूझ के क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन है 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल ऑफ हीट। कोई भी सब्सटेंस है, उसकी मात्रा दी हुई है, कितना? 2 kg दी हुई है, और ये 2 kg जो मात्रा है कितना हीट रिसीव कर रहा है? 500 किलो जूल, ठीक ना। 2 किलो कोई सब्सटेंस है जो कितना हीट ले रहा है? 500 किलो जूल ले रहा है। अंडरगोज अ टेम्परेचर चेंज, जब ये हीट ले रहा है तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कहां से कहां चेंज? कहां गया? टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री टू 200 डिग्री। 100 डिग्री से कहां पहुंच जा रहा है? 200 डिग्री से। बात समझ में आ रही है? 2 किलो कोई सब्सटेंस है, 2 kg कोई सब्सटेंस है जिसको कितना हीट दिया गया? 500 किलो जूल। इतना हीट रिसीव करने के कारण इसका टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है? 100 से कहां हो गया? 200। इसका मतलब कितने का चेंज आया भाई? 100 चेंज हुआ। dt इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2 kg of substance receive 500 kilojoule of heat and undergoes a temperature change from 100 to 200. The average specific heat of the substance during the process. Average
स्पेसिफिक हीट। हमने स्पेसिफिक हीट सिखाया था आप लोग को। स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू क्या था, dQ अपॉन m इंटू, यही था, यही तो था स्पेसिफिक हीट, तो यही आया था ना हमारा, ठीक ना। तो पूछ रहा है, हाँ तो क्या निकालना आपको, द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, एवरेज स्पेसिफिक हीट निकालना है। यहां स्पेसिफिक हीट कौन सा है, C, तो यहां से dQ इज इक्वल टू एम सी dt लिख सकते हैं, dQ इज इक्वल टू एम सी। अब यहां पर कहेंगे सर आपने तो हमें CP और CB सिखाया है, एवरेज कहां सिखाया है, सिखाया है क्या, तो दिस इज एवरेज, C को ही हम क्या बोलेंगे, हाँ एवरेज बोलेंगे। जब हमको CP CB नहीं दिया है तो जो है वही हम लेके चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए dQ की वैल्यू दी हुई है कितनी, और ये रिसीव कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। 500, मास कितना दिया हुआ है, C निकालना है, और dt कितना है। कहेंगे सर इसको केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया, चेंज करने के बाद भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा। देखिए जरा ध्यान से, इसको 100 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 373, और ये डिफरेंस कितना होगा, 100 ही रहेगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अगला क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेटेड। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, हम क्या जानते हैं जो हमने पढ़ा है, एडियाबैटिक प्रोसेस इसको बोलते हैं जिसमें किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफर, इतना ही सीखा है हमने, ठीक ना। अब ऑप्शन देखिए, पहला है इंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। इंथैल्पी किस प्रोसेस में कांस्टेंट होती है, थ्रॉटलिंग। इंथैल्पी कहां कांस्टेंट होती है, थ्रॉटलिंग में, ठीक ना। दूसरा एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ये किस में कांस्टेंट होती है, आइसेंट्रोपिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कब होता, जब इसके साथ रिवर्सिबल वर्ड लगा होता। बट यहां सिर्फ एडियाबैटिक पूछ रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो ऑप्शन नंबर 2 से भी कोई मतलब नहीं है। नो वर्क ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कोई वर्क इसमें नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होता है क्या, हमने सिखाया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क मिलता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं होता है, वर्क होता है, जो सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है और उसके बदले हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यही हमने सीखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके जी, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, क्या सिखाया है, जूल। सो ऑप्शन नंबर इज ए। आगे आते हैं, द इंक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, किस में इंक्रीज कर रहे हैं भाई, प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक चीज बता दिया गया कि प्रेशर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पहला ऑप्शन, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। पहला ऑप्शन है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा है रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दूसरा ऑप्शन है कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इससे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन दे रहा है रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें भाई, तो हमने पहले सिखाया था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पका भाई, क्योंकि जब आप ढक्कन बंद करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, और
जो पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ढक्कन बंद करने से प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई। हमने ये भी बताया था कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो दाल नहीं पकता, पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां दाल जल्दी नहीं पकेगी, जबकि पानी खौलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब हम ऊपर गए तो वहां का प्रेशर क्या हो गया, घट गया। प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। अब पानी वहां 100 की जगह 90 पे ही क्या हो रहा है, बॉयल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जबकि दाल को पकने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था और 90 पे ही वो क्या करने लगा, तो वो दाल पकेगी क्या, नहीं पकेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? प्रेशर बढ़ने के साथ ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और ये चीज हम लोग और कहां कहां देख सकते हैं भाई, पीटी डायग्राम में देखिए। पीटी डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो पी के साथ आपका क्रिटिकल पॉइंट वाली लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जनरल सब्सटेंस का पीटी डायग्राम याद है? पीटी डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही था ना, ये हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक ना, और ये हमारा फ्यूजन कर्व। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, देख रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग कई जगह से इन चीजों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन क्या सही होगा भाई, बी, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम। हाँ, काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। बट क्या यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है क्या, जरा ध्यान से पढ़िए। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में बढ़ाएंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो बताया नहीं है कि वॉल्यूम से पूछा कि नहीं, ठीक ना। तो रिड्यूसेस इन इट्स वॉल्यूम में क्या गलत क्या है, जब हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। कहेंगे सर कैसे, ये डिपेंड करता है कि आपका मैटर क्या है भाई, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दैट इज मैटर कंप्रेसिबल है या। यदि गैसियस मैटर है उसको आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बट इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, सपोज देयर इज अ लिक्विड, सपोज वाटर which is supposed to be incompressible, आप उसे कंप्रेस, आप प्रेशर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते, और जब कंप्रेस कर नहीं पाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है? सो ऑप्शन डी रेलेवेंट नहीं है। बात समझ में आई? अगर कहता कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, तब हम सोचते हैं ऑप्शन नंबर डी के विषय में। और कहता कि आप एयर कंसीडर कर लो या कोई गैस कंसीडर कर लो, तब भी सोचते ऑप्शन नंबर डी के विषय में। हाँ हाँ, वाटर के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। इसने क्या कहा, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब आप इसके रिस्पेक्ट में आप बताइए, अब आप सोचेंगे कि हम किसके लिए लेके चले भाई, तो जनरल सब्सटेंस के लेके चलेंगे, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए नहीं। और सामान्यतः प्रेशर बढ़ाने से हमेशा वॉल्यूम घटने वाला ऐसा नहीं, अगर आप सॉलिड ले लिक्विड ले तो घटने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का मकसद ही है क्या, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द रीडिंग ऑफ अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रीडिंग दिया हुआ है किसका, सेल्सियस स्केल का 40 डिग्री, और इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, फ़ारेनहाइट। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कन्वर्जन का, F माइनस 32 बाई डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5। अब ये दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना,
5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू 8, तो एफ इज इक्वल टू 72 माइनस उधर गया तो फॉरेनहाइट में कितना आया 104. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, 9 का बी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है आपको. ए सी बी डी, ठीक ना. ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया आप लोगों को. दे रहा है पहला फॉर ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी के लिए क्या दे रहा है भाई, हीट गिवन टू द गैस. गैस को जो हीट दिया जा रहा है वो कितना है 200 जूल. देन वर्क इज 80 जूल. ठीक है. फॉर द पाथ ए डी बी, ए डी बी, इसके लिए डी क्यू दिया हुआ है 144 और डी डब्ल्यू आपको निकालना है. ठीक है. तो ध्यान से देखें, ए सी बी और ए डी बी किसी भी रास्ते से जाएं, इनिशियल पॉइंट कौन है ए, फाइनल पॉइंट कौन है बी. चाहे आप इस रास्ते से जाएं चाहे आप और इनमें इस रास्ते के लिए भी या इस रास्ते के लिए भी जो डी यू की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए क्या होगी सेम, क्योंकि डी यू तो पॉइंट फंक्शन है. इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट. तो पॉइंट फंक्शन की वैल्यू को रास्ते से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है. तो इस केस में हमको दिया हुआ है दोनों चीज, तो हम यूज करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, डी क्यू है 200, यहां से डी यू मिल जाएगा और डी डब्ल्यू है 80, तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया 120. अब ये डी यू तो डी यू है, ठीक ना. आप इस रास्ते होके जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दो पॉइंट के बीच का आपका डिफरेंस है. जब आप इस रास्ते के लिए निकालेंगे तो यही डी यू यहां भी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो यहां निकाल लीजिए, डी क्यू हो गया 144, सॉरी, डी यू हो गया प्लस, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया 24. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है एन आइडियल गैस एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड. एक आइडियल गैस है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्लस 273, 500 केल्विन हो गया. इसको हीट कर रहे हैं, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट करते समय किसका ध्यान रखा गया है, प्रेशर कांस्टेंट है. ठीक है. और कब तक गर्म किया गया, टिल द वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स. तब तक गर्म किया, हीट किया गया जब तक कि वॉल्यूम क्या हो जाए. मान लिया कि पहले वॉल्यूम कितना था V था और गर्म करने के बाद 3 गुना हो जा रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 3V हो गया. शुरुआती टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन. तो पूछ रहा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है. तो ये हो गया V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 3V एंड दिस इज इक्वल टू T1. तो आपको बताना क्या है T2 कितना होगा. लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप गर्म कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो प्रेशर क्या था, कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ. और ये क्या कहता है V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. दैट इज V1 बाई V2 बाई, सो V1 कितना हो गया V,
T1 हो गया 500, V2 हो गया, और T2 निकालना है आपको, V कैंसिल, T2 इज इक्वल टू 1500। अच्छा ये कैल्विन में है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बता रहा है, तो इसमें से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1200 डिग्री। ऑप्शन नंबर इज सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 45 किलो जूल इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड बाय 15 किलो जूल। वर्क डन दिया हुआ है किसी सिस्टम का कितना 45 किलो जूल, और कह रहा है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना है 15 किलो जूल। तो पूछ रहा है व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कितना हीट रिसीव किया गया। अब ये हम कैसे निकाले, देखिए भाई पूछ क्या रहा है, आपको वर्क डन दिया है DW 40, और ये प्लस में होगा कि बाय अ सिस्टम है तो इट इज पॉजिटिव। उसके बाद डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी DU दिया हुआ है 15, लेकिन क्या कह रहा है डिक्रीज, या साइन क्या होगा माइनस, और पूछ रहा है कितना हीट रिसीव किया यानी DQ। आप बताइए इनके बीच कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट लॉ, DQ इज इक्वल टू DU प्लस, DQ निकालना है, DU दिया हुआ है -15 प्लस 45, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, किस प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। आइसोकोरिक, अगर आपने देखा होगा तो मैंने CP/CV के 2 डायग्राम बनवाए थे। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी ट्रांसफर हीट ट्रांसफर करते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का ट्रांसफर करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द क्वेश्चन कि हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक ना, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा होगा आइसोकोरिक। सो द ऑप्शन नंबर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इज 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 है। फ्री एक्सपेंशन बताया था, फ्री एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है 0 होता है। क्यों होता है भाई, कोई रेसिस्टेंस नहीं रहता, ठीक ना, वैक्यूम के कारण कोई रेसिस्टेंस नहीं तो कोई वर्क नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम हमने देखा था, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क कितना आया था 0 आया था। थ्रॉटलिंग में भी वर्क 0, H1 किसके बराबर हो गया था, चेंज इन इंथैल्पी वर्क होता था, बट दोनों इंथैल्पी क्या है इक्वल, तो वर्क कितना 0। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली बाई परफॉर्मिंग वर्क इक्वल टू 16 किलो जूल अपॉन इट। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ये सीखने वाला है। कह रहा है एयर इज कंप्रेस्ड, आपने हवा को क्या किया है कंप्रेस किया है आइसोथर्मली। कंप्रेशन ऐसा है कि टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब T क्या है, आइसोथर्मल का मतलब T कांस्टेंट, ठीक ना, बाई परफॉर्मिंग वर्क इक्वल टू 16 किलो जूल। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जब आप वर्क कर रहे थे कंप्रेस करने के लिए तो कितना कार्य करना पड़ा 16 किलो। DW दिया हुआ है 16 किलो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तब आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अब कुछ लोग लगेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इज इक्वल टू
mCV/dt, यही होता है ना, चेंज इतना ही होता है। अब dt क्या है भाई, t कांस्टेंट है तो dt कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना, dt 0 हो गया। सो दिस कंप्लीट टर्म विल बी इक्वल टू, तो du इज इक्वल टू 0। सही आंसर इसका क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? हाँ हाँ, और ये किसके लिए है, कुछ बताया गया है क्या? हाँ जी। और आइडियल गैस नहीं मानोगे तो जरा इधर देखो मेरे की ध्यान से, dq इज इक्वल टू du प्लस, ठीक ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में dq और dw क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो 16 किलो, अगर 16 किलो जूल वर्क ट्रांसफर हुआ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर, ये दोनों कैंसिल आउट। तो du इज इक्वल टू क्या बचा, u क्या हो गया, कौन सा, du इज इक्वल टू 0, यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज 0, 16, ये 15 था ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16, विथ इंक्रीज, देखिए फिर से आ गया, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, एक क्वेश्चन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन फिर से है, विथ इंक्रीज इन प्रेशर द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लैटेंट हीट स्टीम का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा 26 आ गया, ओके ओके ओके, 16, हाँ अभी तो हम लोग को 16 करना है भाई। ये देखते हैं, कह रहा है अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 240 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम 627 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, 627 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना रिसीव कर रहा है, 200 किलो जूल पर सेकेंड। एक हीट इंजन है जिसको कि हम कार्नोट इंजन कह सकते हैं, और कितने पे रिजेक्ट कर रहा है, 300। ये देखिए ये सेंटीग्रेड में दिया है और ये, तो इसको कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 273 जोड़ देंगे तो 900 केल्विन, ठीक है। और रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 240 किलो जूल पर सेकेंड हीट फ्रॉम 627 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट हीट टू अ सिंक एट 300 केल्विन। द पावर इज, ध्यान दें पावर, इसके पहले हम वर्क निकालते थे बट इसमें पूछ क्या रहा है, अब क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दिया है, ध्यान से देखिए 240 किलो जूल पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब रेट, टाइम के साथ दिया है। ये नहीं कहा है कि 240 किलो जूल हीट दिया है, 240 किलो जूल पर सेकेंड। तो अगर सिर्फ 240 किलो जूल होता तो जो मिलता आपको आउटपुट वो वर्क मिलता, लेकिन यदि किलो जूल पर सेकेंड है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो आउटपुट में आपको पावर मिलेगा, क्योंकि पावर में भी आउटपुट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड। वॉट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड। एक बच्चे ने पूछा सर आपने तो वर्क सिखाया, टेस्ट में ही पूछ रहा था बट यहां पर पावर पूछ रहा है, तो वर्क कब मिलता, जब यहां पर सिर्फ क्या होता, किलो जूल, तो यहां पे वर्क निकालते। लेकिन यहां किलो जूल पर सेकेंड है तो जो आउटपुट आएगा वो भी वर्क किस में आएगा, किलो जूल पर सेकेंड में। और किलो जूल पर सेकेंड इज वॉट, जूल पर सेकेंड क्या है हमारा, वॉट है ना, और वॉट किसका यूनिट है, पावर का। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं, तो हमें निकालना क्या है भाई, पावर निकालना है, क्लियर है। अब देखिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको ये दोनों टेम्परेचर मालूम हो तो पहले क्या निकाल के रख लेंगे, एफिशिएंसी, बिना सोचे समझे, ठीक ना। तो एफिशिएंसी हो गया 1, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई 1 माइनस T2 कितना है, T1, एलसीएम हो गया 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई, एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, यही तो होता है। एफिशिएंसी कितनी आई है भाई,
आउटपुट इज वर्क, और यहां इस केस में वर्क की जगह क्या आएगा? पावर। वर्क कब आता है? जब यहां पे क्या होता? मात्र किलो, लेकिन यहां पर वर्क की जगह क्या मिलेगा? पावर, क्योंकि ये किलो जूल पर सेकेंड में है। तो पावर अपॉन इनपुट कितना आया है? 240 किलो जूल पर। इनपुट तो यही हीट दे रहे हैं ना। अब देखिए P इज इक्वल टू 160, ठीक ना? क्या, कौन सा ऑप्शन नंबर? इट इज डी। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या परिभाषित करता है भाई? एंट्रोपी। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉ ने एनर्जी डिफाइन किया था, और सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? हमने एक लाइन कही थी आपसे कि जो एंट्रोपी है दैट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी को या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, हेलो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल रूप से प्रूव करने का काम किसके द्वारा किया गया? एंट्रोपी के द्वारा किया गया। तो एंट्रोपी किसको डिफाइन करता है? सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है? एंट्रोपी को, बिकॉज इट टेल्स अबाउट क्वालिटी, ठीक ना? ये किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के विषय में। सेकेंड लॉ क्वालिटी के विषय में है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 18, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ नेचुरल प्रोसेस। एंट्रोपी में चेंज नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। हमने कहा है दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी कांस्टेंट कब रहेगी? इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। घटेगी तो कभी है ही नहीं। रिवर्सिबल रहेगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा, लेकिन स्थिर रहेगी, ठीक ना? और यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक ना? इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर इज बी। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, अब देखिए टरबाइन का हमने क्वेश्चन दिया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिए थे कि आपको सिर्फ अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूछ रहा है इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन, पहला ऑप्शन, देयर इज ए एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। यही तो सिखाया था। रिएक्शन टरबाइन के फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड में भी क्या होता है? हमारा इंथैल्पी ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक ना? जबकि इंपल्स टरबाइन के केस में सिर्फ ये कहां पे होता था? नोजल में होता था। बात समझ में आ रही है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपल्स टरबाइन से है। इन इंपल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड, बताइए जरा। रिमेन सेम। इंपल्स टरबाइन के केस में ब्लेड का पैसेज समान रहता है, उसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर का ब्लेड का शेप है वो कन्वर्जिंग होता है। प्रेशर में ड्रॉप सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में होता है। इंपल्स टरबाइन में प्रेशर में ड्रॉप सिर्फ नोजल में होता है। फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड में प्रेशर में कोई चेंज, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट। सही आंसर सी, रिमेन सेम। आगे, इन रैंकाइन साइकिल, हाँ एक बार आपने पूछा था ना कि सर रैंकाइन साइकिल तो पढ़ाया नहीं। रैंकाइन साइकिल इज नथिंग बट स्टीम पावर साइकिल, और हमने बताया था आपको क्या क्या चीजें होती हैं? बॉयलर, उसके बाद स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के बाद कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद दिस इज रैंकाइन साइकिल। ये जो साइकिल है इसी को क्या कहते हैं? रैंकाइन साइकिल, ठीक है? स्टीम पावर प्लांट जिस साइकिल पे काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? रैंकाइन। ये बताया था ना, बॉयलर पढ़ाते समय बताया था ना
ये चीजें होती हैं, इसका पूरा डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनवाया था मैंने, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए जो पूछ रहा है उसका कोई मकसद नहीं है, रैंकाइन साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। पूछ रहा है इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाय, टरबाइन का वर्क आउटपुट चेंज इन एंथैल्पी, ये तो कई बार सिखाया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खोल के देखिए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वहां भी पता है कि टरबाइन का जो वर्क है ये 1 है और ये 2 है, तो H1 माइनस H2 इज द वर्क डन ऑफ द, किसी रैंकाइन साइकिल से जरूरत नहीं है भाई, हमको टरबाइन का वर्क निकालना है और टरबाइन का वर्क खुद निकाल के प्रूफ करके दिया है, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन, इसलिए मैंने कहा ना कि इसका रैंकाइन साइकिल से कोई लेना देना, टरबाइन का वर्क बताना था आपको, और दिस विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ये चीज मैंने पहले क्लास में कराई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट, सो इट इज बी 21। आगे बढ़ते हैं, फॉर पार्सन रिएक्शन स्टीम टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन कहते हैं इसे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इज सी, ये चीज बताया था, क्यों, इसके लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आता है 1/2, हीरोज टरबाइन के लिए 1 था, इसलिए वो 100% रिएक्शन टरबाइन थी। आगे है द स्टीम विच कंटेन मॉइस्चर, ऐसा स्टीम जिसमें क्या हो, नमी हो, उसे क्या कहेंगे, वेट स्टीम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, किसी लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, सबकूल्ड, ये मैंने क्लास में बताया है, सबकूल्ड एंड सुपर हीटेड। इसके लिए मैंने कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया था, टीएस। ये देखिए, ये किसी प्रेशर पे ये जो टेम्परेचर है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड का मतलब ये रीजन, वेपर का मतलब ये रीजन, तो हमें इस रीजन में बात करनी है, ठीक ना। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड का टेम्परेचर इज लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, अब ये है सैचुरेशन टेम्परेचर, तो लेस का मतलब इसके ऊपर किसके नीचे, नीचे। सपोज हमने यहां पे एक ले लिया, ये टेम्परेचर T ले लिया, दिस T इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर। पूछ रहा है एट अ गिवन प्रेशर, सपोज ये प्रेशर है कितना का, 1 बार पे ही हमको लेके चलना है, किसी भी गिवन प्रेशर पे ले लेना है। देन द कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सबकूल्ड कहेंगे भाई। सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे सबकूल्ड, सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर सुपर हीटेड। यदि यहां पर लेते तो ये किस रीजन में हो जाता, ये हो गया सैचुरेशन टेम्परेचर, इसके ऊपर गए तो सुपर हीटेड और इसके नीचे आए तो सब। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 25, a liquid vapor mixture of 1 kg contain 0.01 kg of vapor। ध्यान से सुने, a liquid vapor mixture, इसी को हम वेट स्टीम कहते हैं, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, वेट स्टीम। हाँ सर, क्लास लेना है क्या, हाँ बस 10 मिनट और चाहिए। अच्छा ठीक है, लंच हो जाएगा, कितने हैं, 30-35 के आसपास है, 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में छोड़ रहे हैं। ठीक है, दिया है लिक्विड वेपर मिक्सचर। लिक्विड वेपर मिक्सचर का मतलब वेट स्टीम दिया है, क्योंकि वेट स्टीम में ही लिक्विड और क्या होता है, वेपर होता है। और लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ 1 kg, कितना मात्रा दिया हुआ है, कंटेन 0.01 kg ऑफ वेपर, 0.01 kg वेपर, ठीक ना। द ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन बताना है, x इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ, यही होता है। अब देखिए x इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर कितना है 0.0,
अपॉन मास ऑफ लिक्विड, जरूरत नहीं है निकालने की, बिकॉज मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, टोटल मास दिया हुआ यहां 1 kg 1, तो x कितना आया 0. हाँ जी, कहां गए भाई साहब, कैलकुलेट करने की आवश्यकता थी यहां, नीचे 1 हो गया तो कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता, x इज इक्वल टू 0.0, सो ऑप्शन नंबर इज बी. नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर द लैटेंट हीट, ध्यान से देखिए डायग्राम बना हुआ है, प्रेशर को बढ़ाएं, सपोज ये 1 बार था, ये हो गया 2 बार, ये हो गया, तो प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टीएस डायग्राम का एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब हम क्रिटिकल पॉइंट पहुंच जाते हैं तो लैटेंट हीट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ये मैंने पहले भी सिखाया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे लैटेंट हीट की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी. ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर विल ए, डिक्रीज. आगे है, ऑन मॉइलर चार्ट फ्री एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग प्रोसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक ना, देखें जरा, मॉइलर चार्ट का मतलब कौन सा डायग्राम, ये हो गया P हायर प्रेशर और ये हो गया P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर लाइन ऐसे जाती है, पहले सिखाया है. अब बोल रहा है ऑन मॉइलर चार्ट फ्री एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या, इंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक ना, इंथैल्पी कांस्टेंट, दिस इज द H, तो इंथैल्पी कांस्टेंट में लाइन कैसी बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक ना, तो ये हायर प्रेशर दिस इज 1, और इसको कहां तक एक्सपेंड कराना है, प्रोसेस 1 to 2, हायर प्रेशर टू, ये हो गया हायर प्रेशर, और कहां तक आ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है थ्रॉटलिंग में, लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल. अब पूछ रहा है अच्छा यही पूछ ही रहा है, लाइन कैसी बनेगी भाई, लाइन विल बी द हॉरिजॉन्टल. ए, ट्रिपल पॉइंट ऑन टीएस डायग्राम, याद है, ट्रिपल पॉइंट कैसा बना था भाई, ये लाइन याद है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक ना. आगे बढ़, तो कितना हो गया ऑप्शन ए. आगे आइए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इनफाइनाइट, पहले भी सिखाया है, स्पेसिफिक हीट का मतलब C, dq अपॉन m इंटू, आइसोथर्मल के लिए dt कितना हो गया 0, कांस्टेंट नहीं, dt कितना 0, तो नीचे का टर्म पूरा 0 हो गया, तो C क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, सो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, इन अ लोकोमोटिव बॉयलर द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन ड्रॉट मैंने बताया था. बॉयलर के केस में ड्रॉट बनाने के लिए हमने 2 फैन लगाए थे, एक आईडी फैन था और एक एफडी फैन था. आईडी फैन खींचने का काम कर रहा था धुएं को, और एफडी फैन धकेलने का काम करता था, और इससे एक रास्ता बनता था जिससे हॉट गैसेस फर्नेस से निकलते हुए चिमनी तक जाती थी, इसी को हम ड्रॉट कहते हैं. तो पूछ रहा है कि लोकोमोटिव जो बॉयलर होता है उसमें कैसे करते हैं, तो लोकोमोटिव बॉयलर अगर ध्यान से देखें तो इंजन से जो धुआं निकलता है वो काले के साथ साथ सफेद भी निकलता है, मोबाइल में खोल के देख सकते हैं. तो उसमें हम करते क्या है, जो स्टीम सिलेंडर में एक्सपैंड हो गया ना उसको छोड़ देते हैं, किसके साथ भाई, स्टीम एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने के बाद भी उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, तो जब वो स्टीम बाहर निकलती है तो वो एक रास्ता अपने आप बना देती है, और उसी के साथ धुआं भी खींचा हुआ क्या होता है, बाहर निकल जाता है. इसीलिए धुआं और स्टीम एक दूसरे से क्या होती है, मिक्स हो जाती है. इसीलिए अगर आप देखेंगे मोबाइल में खोल करके तो धुआं सफ़ेद और ब्लैक टाइप का दिखेगा.
इंजन से जो धुआं निकल रहा है वो सफेद और ब्लैक, क्योंकि उसके साथ क्या मिक्स है? स्टीम। अब जो आपका कोयले के जलने के कारण जो धुआं निकल रहा है उसका प्रेशर हाई नहीं है, लेकिन स्टीम तो हाई प्रेशर पे है। जब वो निकलती है तो उसके साथ धुआं हो लेता है और स्टीम धुएं को भी खींच के क्या करती है? निकाल देती है। तो उसके लिए हमें किसी आईडी फैन और एफडी फैन की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्टीम के माध्यम से वो क्या होता है? बाहर जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? स्टीम जेट। आंसर विल बी सी। और ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये मैंने डिटेल में आपको नोट नहीं कराया था, ये सब मैंने कहा था इसको आपको क्या करना है? खुद से पढ़ना है। ये मैंने असाइनमेंट में आपको दिया था चैप्टर। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर एसेसरीज। इसमें से कौन बॉयलर, ये मैंने क्लास में बताया था। एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर जो उस आग, उस गर्म हवा को यूज करता था जो चिमनी से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही थी। उसका यूज करके हम उस हवा को गर्म कर लेते थे, जिसे कहाँ भेजना है? फर्नेस में, और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस हवा की हमें रिक्वायरमेंट। तो एयर प्री हीटर हमारा क्या है भाई? एसेसरीज। ऑप्शन नंबर इज डी। आगे, द ब्लो ऑफ कॉक इन अ बॉयलर रेफर्स टू। ये माउंटिंग होता है। ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है? माउंटिंग होता है। ये बॉयलर ड्रम के नीचे एक बड़ा सा होल होता है, जिसे हम क्या करते हैं? जब बॉयलर मेंटेनेंस में जाता है तो इसको खोल देते हैं और इसके थ्रू हमारा जो वर्कर है वो अंदर चल जाता है, और अंदर जाके जो स्केल जमा हुआ है उसको क्या करता है? उसकी साफ सफाई करता है। ब्लो ऑफ कॉक एक बॉयलर के नीचे रास्ता होता है, दरवाजा होता है, जिसे हम खोल देते हैं और इससे अंदर जाकर के क्या होती है? साफ सफाई होती है, मेंटेनेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है। ठीक ना? तो ये क्या होगा भाई? रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द बॉयलर। सेडिमेंट्स मतलब कचरा, जो बॉयलर के भीतर कचरा जम गया है उसको निकालने का ये क्या होता है? तरीका होता है, जगह होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। उसके बाद, फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन स्मॉल बॉयलर इन ऑर्डर टू। फ्यूजिबल प्लग क्यों लगाते हैं? ये चीज मैंने कई बार बताया क्लास में। फ्यूजिबल प्लग इसलिए होता है कि कभी अगर पानी का लेवल कम हो जाए और ओवर हीट होने लगे तो ये प्लग क्या हो जाएगा? फ्यूज होगा, मेल्ट हो जाए। फ्यूज का मतलब मेल्ट होना, और जैसे ही मेल्ट होगा वहां एक रास्ता खुल जाएगा और पानी किसके ऊपर गिर जाएगा? फर्नेस के ऊपर, और आग आपकी बुझ जाएगी, जिससे कि बॉयलर क्या रह जाएगा? सुरक्षित रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? बॉयलर ड्रम के नीचे एक प्रेशर कुकर देखा है, हैंडल के नीचे एक छोटा सा बटन होता है, वो सेफ्टी के पर्पज से दिया जाता है, सेफ्टी वाल्व होता है। अगर ध्यान से देखेंगे उस बटन से थोड़ा सा मेटल निकाल दिया जाता है कि कभी नौबत आए फटने की तो कहां से प्रेशर कुकर फटेगा? जहां की थिकनेस क्या है? सबसे कम है। उस बटन के बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर गड्ढा टाइप का होता है, वहां से मेटल क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है, ताकि कभी फटने की नौबत आए तो वहीं से फटे। और आप देखिए उस पॉइंट को हैंडल के नीचे दिया गया है, ताकि जब वो वहां से निकले तो किसी को चोट वो हैंडल से जाकर टकरा जाए। वैसे ही फ्यूजिबल प्लग बॉयलर ड्रम के, जो बॉयलर ड्रम था उसके नीचे एक फ्यूजिबल प्लग दिया जाता है। मान लो बॉयलर ड्रम में है नहीं पानी और आप लगातार क्या किए जा रहे हैं? हीट दिए जा रहे हैं, तो ओवर हीट होगा, सिस्टम मेल्ट हो सकता है। इससे बचाने के लिए पूरा सिस्टम बच जाए, एक फ्यूजिबल प्लग लगा देते हैं। वो फ्यूजिबल प्लग गन मेटल का बना होता है, ठीक ना? और ये गन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? लोअर होता है। तो सबसे पहले कौन मेल्ट करेगा भाई? फ्यूजिबल प्लग। जैसे ही मेल्ट करेगा, अंदर का जो भी पानी हो सीधे फर्नेस के अंदर गिर जाता है, और फर्नेस की जो आग जल रही थी वो पानी के कारण क्या होगी? बुझ जाएगा, और पूरा हमारा बॉयलर सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा भाई? कहाँ गया? और फ्यूजिबल प्लग, आग को बुझाना यदि बॉयलर में पानी का स्तर खतरनाक अर्थात असुरक्षित सीमा के नीचे चला गया हो। दैट इज एक्सटिंग्विश फायर इफ द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स बिलो द अलार्मिंग लिमिट। अगर बहुत ज्यादा नीचे चला जाए पानी तो ये खुद ही क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, और पानी सारा का सारा कहाँ गिर जाएगा?
फर्नेस में, जिससे कि आग बुझ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है द वर्क रिक्वायरमेंट फॉर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन द कंप्रेशन प्रोसेस इज। ये चीज क्लास में बताया था। कंप्रेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करें? आइसोथर्मल। बहुत बढ़िया। हमने, अगर आप शुरुआत की क्लासेस याद करेंगे तो पीवी डायग्राम हमने बनवाया था, एक एक्सपेंशन के लिए बनवाया था और एक कंप्रेशन के लिए बनवाया था, याद है? इसके लिए एन कितना था? n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट बनवाया था। उसके बाद n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू गामा 1.41। तो ये एक्सपेंशन को दिखा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेम डायग्राम मैंने बनवाया था किसके लिए? कंप्रेशन के लिए। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू गामा। ठीक है, ये एक्सपेंशन के लिए था और ये कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन के लिए कौन सा फॉलो करें? आइसोथर्मल। क्यों भाई? पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है? वर्क डन। ठीक ना? और कंप्रेशन प्रोसेस इज ऑलवेज नेगेटिव। जब हम एक्सपेंशन करें चाहे कंप्रेशन करें, दोनों में चाहते हैं कि वर्क आइसोथर्मल हो, क्योंकि अगर एक्सपेंशन है तो वर्क ज्यादा मिलेगा और कंप्रेशन है तो वर्क कम करना पड़ेगा। तो मिनिमम वर्क किस प्रोसेस में होगा? आइसोथर्मल। ये चीज आपकी कॉपी में होगा और वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तीसरी या चौथी वीडियो है। ठीक ना? सो ऑप्शन नंबर इज ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 हीट इंजन दिए गए हैं। पहला हीट इंजन 900 एंड T2 के बीच काम कर रहा है और दूसरा हीट इंजन T2 एंड 400 के बीच काम कर रहा है। कह रहा है कि दोनों इक्वली एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट का मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या है? तो T2 की वैल्यू बताइए। और मैंने तरीका बताया था, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए और दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 1 माइनस T2 बाई 900, इसका निकालेंगे 1 माइनस 400 बाई T2। ठीक ना? दोनों को क्या करना है? इक्वल कर दीजिए। तो T2 बाई 900 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन, तो ये हो गया T2 बाई 900 इज इक्वल टू 400 बाई T2। T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3636 और T2 इज इक्वल टू 6। एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर आपने इसमें 2 तरीके से कराया है, कौन सा करना है? जो करना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कह रहा है कि दोनों की एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है। सो तो सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका सॉल्यूशन है।